हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में भारत की मिट्टियां। टॉपिक है हमारा भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां। अब बात करेंगे इसमें भारत की मिट्टियों की। अगर फ्रेंड्स बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है और कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये थोड़ा हमको पता रहना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर की दृष्टि से और ज्योग्राफी की दृष्टि से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कहीं ना कहीं इससे पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर भारत की मिट्टियां। अब फ्रेंड्स, देखा जाए कि सबसे ज्यादा मैंने इसलिए बना दिया कि ज्यादा समय ना लगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ज्यादा समय लगता और टाइम ज्यादा होता। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने कहीं ना कहीं की सब मिट्टियों को अलग कलर से किया है कि आपको देखने में आसानी हो और आप समझ सकें। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर में अगर पूछ ले कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है भारत में, कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो ये हरे कलर से जितना आपको ये हरा कलर दिखाई देगा तो ये जलोढ़ मिट्टी बताएगा। ये जितना हरा कलर है और यहाँ भी आप देखेंगे ये सारा जो हरा कलर है ये जलोढ़ मिट्टी बताता है। फ्रेंड्स, ये जो है ये वाला मरुस्थल आता है, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये काली मिट्टी है, ये काली का साइन है, यहाँ पर छूट गया था। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, पूछ ले कि सबसे पहली मिट्टी कौन सी पाई जाती है। अब ज्यादा की बात करता है तो ज्यादा ये जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ मैंने लिख दिया था, अगर जो नहीं दिखाई देता हरे कलर से है, जलोढ़। अब जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है कि जो ऊपर से आए हुए मलबे या जो भी ऊपर से, जब ये सारी नदियां निकलती हैं हिमालय से, आपको पता है, और हिमालय की रेंज अगर जो मैं दिखा हूं आपको तो कहीं ना कहीं ऐसे बसा हुआ है, ये हिमालय का रेंज ऐसे बसा हुआ है। अब ये जो हिमालय का ऐसे रेंज बसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो हिमालय का रेंज है सिंघम की मूंछों की तरह है। आपने देखा होगा सिंघम की मूंछें कुछ ऐसी स्टाइल से हैं। तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, आपको पता है कि पूर्वी जो भी नदियां बहुत सारी निकलती हैं हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से जब ऊपर से नदियां निकलती हैं तो वो बहुत स्पीड से आती हैं। जब वो तेजी से आती हैं, मैदान में आती हैं ऊंची से, तो कहीं ना कहीं वो जो है भांगर जगह, वो भांगर जगह पर पड़ती है। अब भांगर वो जगह है भाबर, सॉरी फ्रेंड्स। अब मैं सीधे आपको जब नदियां पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको बताऊंगा, लेकिन मिट्टी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नदी की भी बात करेंगे। तो यहां पर मैं लिख दूं कि सबसे पहले भांगर आता है, भाबर, ये सबसे पहले भाबर आता है, भाबर। अब ये भाबर क्या है, बात ये करें, अब मैं बताऊं कि ऊपर से जब नदी आती है तो बड़ी स्पीड के साथ आती है, तो ये बड़े बड़े पत्थर अपने साथ में लेकर आती है और कहीं ना कहीं यही पत्थर जो हैं इन नदियों में विलुप्त कर देते हैं। अब जब पत्थर आएंगे, पत्थर ऊपर हो जाएंगे और ये हिमाचल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भाबर होगा। अब भाबर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब नदियां कहां दिखाई देती हैं, अगर
भावर में जाके नदी विलुप्त हो ऊपर से निकली, और ये भावर के क्षेत्र में जब पत्थर बड़े बड़े ऊपर रह गए तो नदी इनके नीचे रह गई, विलुप्त हो गई। अब तराई क्षेत्र में दोबारा निकल आएंगी। जब तराई क्षेत्र में दोबारा निकल आएंगी तो जो अपने साथ में मलबा जो कुछ लेके आएंगी तो वो यहीं पर छोड़ देंगी या इस साइड छोड़ देंगी। अब जब ये इस साइड छोड़ रही हैं तो कुछ ना कुछ जो अपने साथ में लेके आई थी, जो पैदावार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेके आई तो उन्हें छोड़ दिया यहाँ पर। और आपको पता है कि ये वाला जो उत्तरी एरिया देखेंगे तो गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। गंगा यमुना का दोआब यहाँ कहा जाता है। गंगा यमुना का दोआब कह दो या मैदान कह दो, यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलता है। जो ये दोनों ही जगह जो है एग्रीकल्चर की दृष्टि से या कृषि की दृष्टि से कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में देखा जाए इस मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर पैदावार हर चीज होती है। और अदर राज्य में चले जाएं, आप तमिलनाडु में चले जाएं तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाएगी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे, ये इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई तो जाएगी, लेकिन लाल मिट्टी ज्यादा वो है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी पहाड़ियां हैं, दोदा बेटा है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, ये सारी पहाड़ियां हैं। और ये दक्षिण का पठार भी यहीं पर पड़ता है, तो यहाँ की सारी मिट्टी है जो लाल है। अब लाल होने के कारण यहाँ पे जो इसमें लोहा की मात्रा ज्यादा है, और पोटेशियम और नाइट्रोजन की बात करें तो कमी है। और नाइट्रोजन की कमी तो सारी मिट्टियों में है। अगर जो नाइट्रोजन की कमी देखा जाए तो सारी मिट्टियों में है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे तो चावल ही होता है। यहाँ पर 3 फसलें जो है चावल की होती है तमिलनाडु में, लेकिन गेहूं पैदा ही नहीं होता। अब बात करते हैं पंजाब में देखो चावल होता है, गेहूं होता है, सब कुछ होता है। यूपी में देखें तो चावल की कमी होती है। तो अदर जगह में हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कहीं ना कहीं उसका उपयोग भी है। अब लैटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो ये केरल में पाई जाएगी। अब केरल की मिट्टी में अगर यहाँ पे केला होता है, नारियल होता है, गरम मसाले होते हैं, तो यहाँ पे होते ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। अब जलोढ़ मिट्टी की मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया, तराई है और ये है। अब तराई के बाद आपको मिलेगा जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जलोढ़, ये जलोढ़ मिट्टी। ये तीसरे नंबर पर अगर जो लाइन से लगाएंगे तो आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। अब बात करते हैं इस जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, ये ऊपर का क्षेत्र बांगर होता है, जलोढ़ होता है, ये भावर है और तराई है, जलोढ़ है। अब बात करेंगे तो यहाँ पठार आता है, ये पठार आता है। बिल्कुल लाइन से जो लगाया जाए तो ये दक्षिण का पठार यहाँ पे होगा, इस साइड वाला ये दक्षिण का पठार, ये जो बना है ये फ्रेंड्स दक्षिण का पठार होगा। ये जो रेड से मैंने बनाया था, तो बिल्कुल अगर जो लास्ट में लगाएंगे तो पठार लगाएंगे। और यूपी का भी जब मैंने मैप आपको बताया था तो ऐसे ही बताया था कि ऊपर भावर है, तराई है, जलोढ़ मिट्टी है, गंगा यमुना का दोआब है और पठार है। अब पठार कौन सा है यूपी में? तो बुंदेलखंड का पठार है। आप देखेंगे विंध्याचल है और विंध्याचल के बाद यहाँ कैमूर है, तो यहाँ पे 2 पठार ही पाए जाते हैं। तो ऐसे ही इसका है और इसका भी देखेंगे तो वही साइज है देश में भी। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें, इसमें 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब पूछ ले कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक पाई जाती है बांगर और दूसरी पाई जाती है खादर। अब बात करते हैं कि बांगर और खादर क्या है, तो इसी की 2 प्रकार हैं जलोढ़ मिट्टी के। अब बांगर सीमेंट भी आता है, अब बांगर जो होती है, अब बांगर का मतलब ये पुरानी मिट्टी है,
बांगर का मतलब है पुरानी मिट्टी, पुरानी। ये कौन सी जलोढ़ मिट्टी है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और ये नई है। ये खादर नई है, ये पुरानी है जलोढ़ मिट्टी। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी, ये अगर जो आप किसी नदी के किनारे पर रहते हैं, मैं बात करता हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ में जैसे कि गोमती नदी है, लखनऊ में गोमती नदी है। अगर जो मैं गोमती नदी के पास में रहता हूं तो कहीं ना कहीं उसकी मिट्टी जो होगी मुझे ताजी मिलेगी, क्योंकि पानी चल रहा है गोमती का, और जब ये चलेगा तो कहीं ना कहीं लहर आएगी पानी इसका, जब बरसात में बढ़ेगा और फिर इसके बाद घटेगा, तो जो ये मिट्टी मुझे प्राप्त होगी, तो ये कौन सी मिट्टी कौन सी मिट्टी मुझे मिलेगी? तो ये जो मिलेगी ये खादर मिलेगी। अब ये मिट्टी मुझे खादर इसलिए मिलेगी क्योंकि मैं मैं गोमती नदी के पास में रह रहा हूँ। ये गोमती के मैं पास में रहता हूँ, जब यहाँ पानी ज्यादा आता है तो यहाँ पे मतलब आ जाता है मेरे आसपास है, मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ, तो ये मिट्टी मुझे प्राप्त होती जाएगी। अब बात करते हैं बांगर मिट्टी की। अब बांगर मिट्टी ये है कि अब ये 5 किलोमीटर दूर से बह रही थी, ये नदी 5 किलोमीटर दूर से बह रही थी। अब ये जो मिट्टी पहले छूट चुकी, अब तो यहाँ नदी आना नहीं, तो ये पहले जो मिट्टी छोड़ गई तो ये पुरानी मिट्टी हो गई। तो बात करते हैं बाद में आता है, छोटा बड़ा अगर जो लगाएंगे तो खा पहले आएगा, बाद में आएगा, तो आपको सीधे पता चलेगा बांगर और खादर क्या है। तो यहां तक आपको पता चला। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई पूछ ले कि इस मिट्टी में पैदा क्या होता है, इस मिट्टी में पहले तो बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी आपको पता चल गया। ये और सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है। यूपी और इंडिया दोनों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहां तक आपको इसका पता चल गया। अब बात करते हैं इसमें कमी किस चीज की है। कभी पूछ ले कमी किस चीज की है, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस। अभी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, नाइट्रोजन की कमी तो सारी मिट्टियों में है, भारत की जितनी सारी मिट्टियां हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी है। अब नाइट्रोजन की कमी के दूर करने के लिए बहुत सारी हम बात करें, हम बहुत सारी यूरिया का ये उपयोग करते हैं। यूरिया जो हमारे खेतों में डाली जाती है, तो ये काय के लिए डाली जाती है? इसी के लिए कि नाइट्रोजन की कमी पूरी हो। अभी नाइट्रोजन की कमी के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा पंजाब है जो रासायनिक इतनी ज्यादा यूज कर चुका है कि यहाँ की मिट्टी खराब भी होने लगी है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन में बात करें, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या है? कमी है। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, कमी। अब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो गई। अगर जब पूछ ले कि ज्यादा क्या है, तो चूना और पोटास, इसमें चूना और पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ों से ऊपर से आता है और सारा मलबा यहाँ कहीं रुक जाता है, तो इसमें चूना और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। चूना और पोटास की मात्रा क्या है? अधिक है। ये चूना और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था चूना और पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी इसमें कमी क्या है और ज्यादा किस चीज की मात्रा पाई जाती है। और आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पर मतलब कमी की पता चल गई कि नाइट्रोजन फास्फोरस की है ज्यादा, चूना और पोटास अधिक है।
अब बात करते हैं कि इसमें फसल क्या होगी। तो फसल की बात करें तो आपको जो पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई न दे रहा होगा, बहुत सारी चीजें लिख चुकी हैं, तो इसको रब कर दें। यहाँ पे जो जगह डली है तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं गेहूं। आप यहां से देख लीजिए, गेहूं, गन्ना, गेहूं गन्ना, और बात गेहूं की हो गई और गन्ना पाया जाता है, और आलू है, सब्जी है, आलू सब्जी, मतलब गेहूं गन्ना, और ये फसल जो है अच्छी होती है। आपको बस यहीं से पता करना है कि इसमें जो है गेहूं है, गन्ना है, और ये आलू है, सब्जी है, चावल है, ये चावल है, इन सब की मात्रा जो है यहाँ पर पैदा होती है। अब चावल की बात करें तो वेस्ट बंगाल चावल के लिए है नंबर 1 पर, आलू के लिए बात करें तो यूपी नंबर 1 पर है, और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको दिखा दूं इस मैप में कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो आपको यूपी तो पता ही है, ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, ये उड़ीसा है, और ये आंध्र प्रदेश है। ये सीधे सीधे पता चल रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद आपको ये तमिलनाडु पता चल रहा है। ये सीधे सीधे राज्य पता चल रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार है, जो पूरे जलोढ़ मिट्टी की बात हमने पूरी कर ली। ये यहाँ पर फ्रेंड्स हम जलोढ़ मिट्टी की बात पूरी कर चुके हैं। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। अब लाल मिट्टी की बात करें तो ये पूरा एरिया मैंने लाल से जितना दिखा दिया है, ये वाला। अब बात करें इसे लाल से क्यों दिखाया, तो ये हिमालय का ही पठार है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी पहाड़ियां हैं। यहाँ पे नागालैंड है तो नागा पहाड़ियां हैं, और बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ की लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये दक्षिण का पठार कहें या फिर दक्षिण का पठार कहें, तो इस कारण यहाँ की मिट्टी भी लाल पाई जाती है। अब लाल मिट्टी में क्या ज्यादा पाया जाता है, अगर पूछ ले आपसे, तो इसमें फ्रेंड्स इसमें जो होगा फ्रेंड्स, लोहा की मात्रा और चूना की मात्रा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होगी। लोहा इसलिए अधिक होगा क्योंकि लोहा के कारण ही तो ये लाल है। लोहा, चूना और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाएगी, अधिक हो गई। अब बात करते हैं इसमें कमी काय की होगी, तो कमी फिर से बात आ गई, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होगी। एक बार हमने नाइट्रोजन लिख ही दिया है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है कमी होगी, ये सारी मिट्टियों में है। तो बात करें लोहा, चूना और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाएगी लाल मिट्टी में, और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। अब बात करते हैं ये दूसरे नंबर में आती है। आप एरिया से देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में है, और ये लाल जो है उससे कम मात्रा में, तो ये दूसरे नंबर में आएगी। आपको कभी समझना ही नहीं, जैसे मैंने लाइन से बताता जा रहा हूं वैसे ही है। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है मोटे अनाज वाला होता है। अब जैसे मोटे अनाज की बात करें क्या होता है, तो मोटे अनाज में आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है कर्नाटक का है, और ये एमपी का एरिया पड़ता है। तो इसमें जो मोटे अनाज में होगा, फसल कौन सी होगी, फसल की बात करें, फसल, तो अब इसमें क्या होगी, दाल होगी, दालें, और दालें के बाद बाजरा और रागी, ये यहाँ की मेन फसलें हो जाएंगी। दाल, बाजरा, रागी, ये जो है, और ये वाली फसलें जो है यहाँ की होगी। तो आपको यहाँ ये पता चल गया। अब बात करते हैं इसके बाद तीसरे नंबर की काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की बात करें, जो ये काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, अगर कभी पूछ ले कैसे होता है, तो ये लावा निर्मित है। अब लावा निर्मित इसलिए है कि कहीं ना कहीं इसका जो पहले ये प्रायद्वीप भारत बना, तो ये पहले यहाँ पे विस्फोट हुआ था। इस साइड
इस साइड कोई द्वीप पड़ते हैं, यहाँ पे विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट के कारण यहाँ पे इतनी जाके ये गिर पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे लावा से निर्मित ये मिट्टी है, इतनी काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी है, अब काली मिट्टी की बात करें कि इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें जो है लोहा, चूना, पोटास है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो कमी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। लोहा, चूना, पोटास, इसमें 3 चीजें की मात्रा जो है पाई जाती है। अब बात करते हैं क्या पाया जाएगा, तो लोहा, चूना, पोटास और मैग्नीज। ये जो है लोहा, चूना, पोटास, मैग्नीज की अधिकता होगी, और वही बात है नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो क्या होगी, कमी होगी। ये हर बार नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हर मिट्टी में करता है। यहाँ पर भी बात करें तो इसमें भी वो डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है जब इसमें वो होता है। तो इसमें जो है ह्यूमस की कमी होती है। अब ह्यूमस क्या है, यहाँ पे जब मिट्टी ज्यादा पानी पाएगी तो यहाँ पे जो है थोड़े जानवर पैदा होंगे, इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की कमी भी इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं इसका और नाम क्या है। इसे काली मिट्टी कहा जाता है, कृष्ण मिट्टी भी कहा जाता है और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और कहीं ना कहीं पूछा भी जाता है। अब फसल की सीधे बात करते हैं। फसल की बात करें तो आपको पता है कि इसमें क्या पैदा होता है, कपास की बात होगी, मूंगफली, कपास होगा, मूंगफली होगी, और बात करें क्या, गन्ना, सोयाबीन। गन्ना, सोयाबीन, कपास और मूंगफली इसमें पैदा होती है। अब मूंगफली की बात करूं तो गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली गुजरात में हो गई और कपास के लिए कहीं ना कहीं गुजरात भी है, नंबर 1 पर है। अब बात करें गन्ना और सोयाबीन तो एमपी नंबर 1 है सोयाबीन के लिए, यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। अब गन्ना की बात करें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गन्ना होता है जो चीनी की मात्रा के लिए ज्यादा अच्छा है यूपी के अकॉर्डिंग, लेकिन एरिया वाइज देखेंगे तो नंबर 1 पे जो है यूपी में गन्ना होता है। तो यहाँ भी ये भी पता चल गया। फ्रेंड्स, हमने आज जो है इतनी मिट्टियों की बात कर ली। अब हमने 1, 2, 3 मिट्टियों की बात कर ली। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं क्लास बड़ी हो रही है और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि एक बार में समझा जा सके। और फ्रेंड्स पता एक ऐसा है कि आप उसे मैप बनाइए और 3 मिट्टियों को जितना मैंने बताया है आप जरूर पढ़िए और थोड़ी सी जानकारी लीजिए काली मिट्टी के बारे में। फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी के टॉपिक पर पार्ट 2 में, मिट्टी इंडियन सॉइल के पार्ट 2 में मिलेंगे, या भारत की मिट्टियों में पार्ट दूसरे में देखेंगे। हमारी 3 मिट्टियां बची। फ्रेंड्स, ये जो हमारी 3 मिट्टियां बची, लैटेराइट मिट्टी और ये मरुस्थलीय मिट्टी बची, और इसके बाद जो है ये पर्वतीय मिट्टी है, ये पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। तो कल के टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारी बात होगी ये होगी 4
नंबर पर, जो 5 नंबर में पाई जाती है। और फ्रेंड्स जो पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी बहुत कम पाई जाती है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ज्यादा आप इतना पढ़ें 3 मिट्टियों को, और भी मैंने कारण बताए। और काली मिट्टी के नाम देखिए आप, नाम इसके क्या क्या है नाम, तो आप इसे जरूर एक बार देख लीजिए। कृष्णा नाम है इसका, और कृष्णा है, कपासी मिट्टी है, ये कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और कृष्णा हो गया, काली मिट्टी हो गया, कपासी मिट्टी हो गया। तो इसे बात करें तो इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, लावा से ये निर्मित होती है, तो इसे लावा मिट्टी भी कहेंगे। और इसमें बात करें कि पानी की जो ज्यादा क्षमता होती है, और इसमें ज्यादा जो है व्यापारिक मिट्टी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी फसल हो रही है आप देखें तो व्यापार की, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, गन्ना हो, कपास हो, ये सारी चीजें व्यापार की होती हैं। तो इसे काली मिट्टी को थोड़ा आप देख लें। और बात करेंगे हम 3 मिट्टियों की और, तो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं पार्ट इसी के 2 पर। थैंक्स।